वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बातें करेंगे डीपी मुखर्जी यानी कि दुर्जती प्रसाद मुखर्जी के बारे में। इंडिया में जो ये सोशियोलॉजी डिसिप्लिन एस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ पर सोशियोलॉजी में जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें डीपी मुखर्जी का योगदान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम जीएस घुरे, एमएन श्रीनिवास, इन सारे सोशियोलॉजिस्ट के साथ साथ डीपी मुखर्जी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीपी मुखर्जी एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव यूज़ करके हमारी सोसाइटी को समझते हैं और सोसाइटी को समझने का एक नज़रिया प्रेजेंट करते हैं। डीपी मुखर्जी का जन्म हुआ था 1894 में, इनका देहांत हुआ था 1961 में। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन की स्टडी की थी, जैसे इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। इसके साथ साथ ये म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इस वजह से डीपी मुखर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इनमें हम बहुत सारे चीज़ों का मिक्सअप देखते हैं। साथ ही साथ इनके जो बुक्स है वहाँ पर भी हम ये सारे चीज़ों का इन्फ्लुएंस देखते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन का इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो आज के ये क्लास में हम डीपी मुखर्जी के बारे में सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानेंगे इनके मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, इनके बुक्स क्या है, और बाद में इनके जो भी कॉन्सेप्ट है इनको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर डीपी मुखर्जी जो है ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये मार्क्सिस्ट जो आइडिया है, मार्क्सिस्ट विचारधारा है, इसके साथ ये अपने आप को जोड़ते हैं। और साथ ही साथ इनका जो अप्रोच है वो है डायलेक्टिकल अप्रोच, या फिर जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बाकी जो हमारे मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को फॉलो करने वाले, उनको हम मार्क्सिस्ट कहते हैं, लेकिन डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि वो मार्क्स का जो विचारधारा है इसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करते हैं। इस वजह से वो अपने आप को खुद को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहते हैं। डीपी मुखर्जी ने पॉजिटिविज्म का जो आइडिया है, पॉजिटिविज्म का जो विचारधारा है, इसको क्रिटिसाइज किया था। पॉजिटिविज्म का विचारधारा में हम ऑगस्ट कॉम्ट, सेंट साइमन, इन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जहाँ पर हमारी सोसाइटी को एक रीजनिंग, अच्छी तरीके का एक रीजनिंग साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है। लेकिन वो इस जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिविज्म का, डीपी मुखर्जी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। डीपी मुखर्जी बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन को स्टडी किए थे। इस वजह से उनका जो अप्रोच है सोसाइटी को समझने का, खासकर इंडिया में जो डाइवर्सिटी है इसको समझने का जो अप्रोच था वो था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ मिलाकर वो सोसाइटी को समझ रहे थे। डीपी मुखर्जी सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए हैं। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोसाइटी को देखा था, खासकर कल्चर में जो ट्रेडिशन का पार्ट है उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था। यहाँ पर जब डीपी मुखर्जी की बात करते हैं तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी में बदलाव यानी कि चेंज की बात की थी। उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज दिए थे। 3 प्रिंसिपल्स है श्रुति, स्मृति और अनुभव। उन्होंने ट्रेडिशन को भी स्टडी किया था, खासकर उन्होंने ट्रेडिशन को डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करके समझा था। ट्रेडिशन में उन्होंने अलग अलग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव को देखा था, और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ट्रेडिशन को किस तरीके से खराब तरीके से दिखाता है या फिर बदलता है, इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। ये चीज़ों को ही डेवलप करते हुए उन्होंने लिविंग ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। उन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात की थी। उन्होंने मॉडर्न इंडियन कल्चर के ऊपर काम किया था। उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास जो होते हैं उनका क्या रोल है इसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था। इन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा था, इस वजह से इंडियन हिस्ट्री में किस तरीके का बदलाव हम देखते हैं वो भी डीपी मुखर्जी बात करते हैं। और यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में भी डीपी मुखर्जी बात करते हैं। लेकिन बाकी सारे जो स्कॉलर है जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं, इससे थोड़ा हटकर डीपी मुखर्जी का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने म्यूज़िक के ऊपर भी काम किया था। साथ ही साथ इंडिया में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये किस वजह से होता है, यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स है, इन सारे चीज़ों के
ऊपर इन्होंने फोकस किया था। अब डीपी मुखर्जी का जो मेजर कॉन्सेप्ट का लिस्ट है, यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे, इनका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर हम ओवरऑल बात करें, डीपी मुखर्जी एक ऐसा इंसान है जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया था। इंडियन सोसाइटी में जो भी तौर तरीके हैं, अलग अलग सोशल सिस्टम है, वहाँ पर जो भी विचारधारा है, इन सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की बात की थी। कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव जो लोग यूज़ करते हैं वो क्लास के हिसाब से सोसाइटी को समझते हैं, लेकिन डीपी मुखर्जी उनसे थोड़ा अलग है। उन्होंने क्लास के हिसाब से इंडियन सोसाइटी को नहीं समझा था। वो कहते थे कि इंडिया जिस तरीके का सोसाइटी है, यहाँ पर जिस तरीके का कल्चर है, हमें उसी हिसाब से चीज़ों को समझना चाहिए। यहाँ पर अब देखते हैं डीपी मुखर्जी का इम्पोर्टेंट बुक्स का लिस्ट। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बुक्स लिखी है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ्स और डाइवर्सिटी। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। इसी बुक में उन्होंने पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया था और सोसाइटी में कौन से वो तौर तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके सोशियोलॉजिस्ट हमारी इंडियन सोसाइटी को पढ़ेगा, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। यहाँ पर इनके बुक्स के लिस्ट आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, और जो मैंने अब मेजर कॉन्सेप्ट का लिस्ट मैंने दी है उसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आप लोगों को टोटल एक ओवरव्यू मिल जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अब डीपी मुखर्जी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डीपी मुखर्जी जो है, इनका पूरा नाम है दुर्जती प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म हुआ था 1894 में। ये एक ब्राह्मण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उस टाइम पीरियड पे जो बंगाल था वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन की थी साइंस में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में की थी, और बाद में जाकर उन्होंने फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में की थी। इस वजह से आप लोग देख सकते हो कि ये लगभग बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स तरीके का डिसिप्लिन को उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने साइंस को भी पढ़ा था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सारे चीज़ों को पढ़ा था, और इन सारे चीज़ों को इकट्ठा मिले के वो अपने सोसाइटी के आइडिया दे रहे थे। यहाँ पर डीपी मुखर्जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे उन्होंने पढ़ाए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनके साथ साथ हम देखते हैं डीएन मजूमदार, फिर आर.के. मुखर्जी, ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों को मिलाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कहा जाता है। और ये चीज़ एग्ज़ाम में आता भी है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन भी किए हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी इनका इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन इनका जो डेथ था, इनका डेथ हुआ था 1961 में। इनका डेथ का वजह था कैंसर। उनका कैंसर की वजह से उनका डेथ हुआ था। अब डीपी मुखर्जी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने हमारे सोसाइटी को समझने के लिए एक अलग नज़रिया पेश किया था। अब देखते हैं डीपी मुखर्जी का कंट्रीब्यूशंस। डीपी मुखर्जी ये एक मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, यानी कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज़ करके वो सोसाइटी को समझते थे। यहाँ पर उन्होंने डायलेक्टिकल प्रोसेस को यूज़ करके इंडियन हिस्ट्री को एनालाइज किया था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घट रही थी, वहाँ पर किस तरीके का कल्चर को दिखाया जा रहा था या फिर जिस तरीके का ट्रेडिशन को इंटरप्रेट किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें वो डायलेक्टिकल प्रोसेस यूज़ करके समझते थे। यहाँ पर वो अपने आप को खुद को मार्क्सिस्ट नहीं कहते थे, वो अपने आप को कहते थे मार्क्सियोलॉजिस्ट, यानी कि एक ऐसा सोशल साइंटिस्ट जो मार्क्सिज्म को समझता है, जो मार्क्सिज्म को एनालाइज करता है। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए डीपी मुखर्जी ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज़ किया था।
अब मुखर्जी का जो सेंट्रल आइडिया था सोसाइटी को समझने के लिए या फिर सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए, वो था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ मिलाकर वो इंडियन सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ों को एक साथ यूज़ कर रहे थे ताकि इंडियन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, इंडियन सोसाइटी जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, इन सारे प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस कर पाए। डीपी मुखर्जी ने पहले हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था, लेकिन उन्होंने देखा था कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसके द्वारा वो सोसाइटी के लोगों को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जो भी हिस्ट्री में दिखाया जा रहा है वो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड था, इकोनॉमिक्स में अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा था। इस वजह से, इसी डिससेटिस्फैक्शन के वजह से वो सोशियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह एडॉप्ट करते हैं सोसाइटी को समझने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स उसको सोसाइटी समझने में मदद नहीं कर रही थी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सोसाइटी को इन डेप्थ समझा जाता था, वहाँ पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कल्चर को उसी पर्सपेक्टिव के से पढ़ने की बात की जाती थी। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि डीपी मुखर्जी के हिसाब से इंडिया का जो मेन फीचर है वो है सोशल सिस्टम। इंडिया का जो सोशल सिस्टम है ये इंडिया का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ देखते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का लोग रह रहे हैं, उनका लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ अलग है। इस वजह से इंडिया का जो फीचर है वो उसका सोशल सिस्टम है, जहाँ पर हमें डाइवर्स तरीके के लोग मिलते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। ट्रेडिशन को लेकर डीपी मुखर्जी ने बहुत सारी स्टडी की थी। ट्रेडिशन को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट इंडिया को समझना चाहता है तो उसे इंडिया का सोशल ट्रेडिशन जानना ज़रूरी है। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट सोशल ट्रेडिशन को समझे बगैर इंडिया को स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके का ट्रेडिशंस है और हम इनको कोई एनालिसिस करके या फिर कोई सर्वे के द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं। हमें इसे डेस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ करके पढ़ना होगा, हमें इसे डेस्क्राइब करके समझना होगा, क्योंकि ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं और लोग इसको फॉलो करने वाले लोगों का भी मेंटलिटी या फिर उनका जो कलेक्टिवनेस वो थोड़ा अलग होता है। अब डीपी मुखर्जी के हिसाब से ये जो स्टडी ऑफ ट्रेडिशन है ये सिर्फ हम पास्ट के इवेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, पास्ट में यानी कि अतीत में जो भी घटनाएं घट चुकी है सिर्फ हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम प्रेजेंट में जो भी घटनाएं घटेगी उनके ऊपर ध्यान देंगे। साथ ही साथ फ्यूचर में जो भी घटनाएं घट सकती है उनको भी हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि किस तरीके का ट्रेडिशन में बदलाव आ सकता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसको अगर हम बोले वो है सेंसिटिविटी टू चेंज, यानी कि जो ट्रेडिशंस है उसको चेंज में किस तरीके का सेंसिटिविटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये डीपी मुखर्जी का कहना था। यहाँ पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सारे चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर बदलाव को हम एनालाइज करेंगे सोशियोलॉजी में। इसी कॉन्टेक्स्ट को समझाते हुए डीपी मुखर्जी ने एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया था, वो है लिविंग ट्रेडिशन। लिविंग ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन है जहाँ पर पास्ट के जो लिंक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेजेंट में जो भी घटनाएं घट रही है और यहाँ पर हम ओवर टाइम जिस तरीके से सोसाइटी में इवॉल्व करेंगे उसको वो कहते हैं लिविंग ट्रेडिशन। सोशियोलॉजी में हम लिविंग ट्रेडिशन को ही स्टडी करेंगे। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। डीपी मुखर्जी के हिसाब से इंडिया में हम बहुत अलग अलग तरीके का ग्रुप्स देखते हैं, सेक्ट्स देखते हैं, रिलीजियन देखते हैं, कास्ट सिस्टम देखते हैं। ये सारे चीज़ें हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। इस वजह से इंडियन सोसाइटी कोई इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है, ये एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फैक्टर्स सोसाइटी के सोशल सिस्टम को इम्पैक्ट करती है।
यहाँ पर डीपी मुखर्जी के हिसाब से हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी को समझने के लिए हमें इंडिविजुएशन और सोसिएशन के बीच में एक बैलेंस बनाए रखनी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटी है जो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है। इसी हेल्दी पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। ये दोनों को हमें बैलेंस में रखते हुए ही सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर डीपी मुखर्जी ने चेंज के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। उनके जो वर्क्स है, यहाँ पर उन्होंने चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने हमारे इंडियन सोसाइटी में बदलाव के 3 प्रिंसिपल दिए थे, श्रुति, स्मृति और अनुभव। हम जब भी इंडियन सोसाइटी को या फिर इंडियन ट्रेडिशन को समझते हैं, यहाँ पर पहले हमें जानना होगा श्रुति। श्रुति यानी कि यहाँ पर हमें सुनना होगा। हम सुनेंगे वो सारे कहानियाँ जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है। ये भगवान के रिलेटेड भी हो सकती है या फिर कोई एक ऐसा इंसान या फिर कोई घटना जो हमारे सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर हमें श्रुति यानी कि सुनना होगा हमारा ट्रेडिशनल कहानियाँ, और फिर इन्हें हमें दिमाग में रखना होगा यानी कि स्मृति रखना होगा, मेमोराइज करना होगा, और बाद में जाकर हम ये सारी चीज़ें अनुभव करेंगे। हम सोसाइटी में रहते हुए ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। डीपी मुखर्जी ने इसी अनुभव यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस को रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल कहा था, यानी कि ये एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है जहाँ से अनुभव के द्वारा हम सोसाइटी को समझेंगे। सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, वहाँ पर कौन सी तरीके का कहानी बताई गई है, ये सच है कि झूठ है, ये सारी चीज़ें हम अनुभव के द्वारा ही समझेंगे। यहाँ पर डीपी मुखर्जी का कहना है ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहता है इंडिया में, ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस बन जाता है। क्योंकि ये जो कहानियाँ है ये हर कोई सुनता है, उस टाइम पीरियड पर लोगों को बताई जाती है, और इस वजह से लोगों का जो सेंस ऑफ यूनिटी है वो एक जैसा बन जाता है, लोगों का एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा बन जाता है। और इसी कलेक्टिव एक्सपीरियंस के वजह से हमारे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और रेविलियन आता है। यानी कि जब लोग कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ बुरी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनके एगेंस्ट जाकर बात करते हैं। डीपी मुखर्जी ने कहा है कि हमारा जो सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं, ये जो चेंजेस है, इसका जो सुपीरियर एजेंट है वो है प्रेम और अनुभव। यहाँ पर उन्होंने बुद्धि और विचार की बात नहीं की है। बुद्धि और विचार के द्वारा हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आ सकते हैं। डीपी मुखर्जी ने प्रेम और अनुभव की बात की थी, यानी कि सोसाइटी में प्रेम और अनुभव के द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम ट्रेडिशन में रेजिलियंस देखते हैं, यानी कि ट्रेडिशन में हम सहनशीलता देखते हैं। इसी सहनशीलता के वजह से हमारा जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रेशर आता है जो हमारे सोसाइटी में चेंज लाता है। इसके वजह से हमारा ट्रेडिशंस टूट नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ पर थोड़े बहुत बदलाव होके ये एडजस्ट कर लेता है, यानी कि ये ट्रेडिशन सहनशील हो जाता है। डीपी मुखर्जी ने पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया था। पॉजिटिविज्म एक ऐसा अप्रोच है जहां पर साइंटिफिक नॉलेज की बात की जाती है, चीज़ों को रीजनिंग के द्वारा समझा जाता है, साइंटिफिक तरीके से समझा जाता है। यहाँ पर डीपी मुखर्जी ने इसी पॉजिटिविज्म को ओपोज किया था, यानी कि इसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो पॉजिटिविज्म है ये इंडिविजुअल को सिर्फ एक बायोलॉजिकल या फिर सोशियोलॉजिकल यूनिट की तरह देखता है, लेकिन ये एक सोशल यूनिट की तरह नहीं देखता है इंडिविजुअल के, क्योंकि इंडिविजुअल तो सोशल बीइंग होते हैं, वो सोसाइटी में लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिविज्म के वजह से जो वेस्ट के वर्ल्ड है वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कल्चर है वो डेवलप हो रही है। वहाँ पर लोग सेल्फ सीकिंग एजेंट्स के जैसे काम कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए सोचते हैं, वो सिर्फ अपने खुद में ही खोए रहते हैं। यहाँ पर इस सेल्फ सीकिंग जो एजेंट है इनके वजह से सोसाइटी एक एथनोसेंट्रिक सोसाइटी बनती जा रही है। लेकिन डीपी मुखर्जी कहते हैं कि ये जो पॉजिटिविज्म है इसके वजह से ये सारे
खराब चीज़ें हो रही है वेस्ट में, हमें इंडिया में इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। इंडिया में हमें एक सोशल फैब्रिक बनाए रखना होगा और ये फैब्रिक तैयार होगा हम जब लोगों के रूल्स और उनके राइट्स को समझेंगे। अगर हम लोगों के रूल्स और राइट्स को समझेंगे तभी हमारी सोसाइटी में लोग इकट्ठा एकजुट होकर रहेंगे। उन्होंने रिडक्शनिस्ट जो अप्रोच है पॉजिटिविज्म का उसको क्रिटिसाइज किया है। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डीपी मुखर्जी पर्सनालिटी के ऊपर भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात की है। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहां पर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, साथ ही साथ कल्चरल, फिजिकल, ट्रेडिशनल, ये सारे डेवलपमेंट की बात की जाती है। साथ ही साथ लोग इंटीग्रेटेड होकर किस तरीके से रहेंगे, एक पर्सनालिटी किस तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलप कर सकेंगे, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। मुखर्जी कहते हैं कि जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, जो पॉजिटिविस्टिक विचारधारा है, वो पर्सनालिटी को एक सेल्फ सेंट्रिक बना देता है। वहाँ पर जो पॉजिटिविस्टिक विचारधारा है वहाँ पर पर्सनालिटी को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न जो अप्रोच है ये अचीवमेंट और मटेरियल प्रोग्रेस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। यहाँ पर लोगों को अचीवमेंट के लिए फोर्स किया जाता है, अचीवमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है और सोसाइटी में जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनके प्रोग्रेस के बारे में बात की जाती है। लेकिन ये सारे चीज़ें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें लोगों में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लाना है तब हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन फ्रीडम में भी एक बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब लोग फ्री रहेंगे, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगा, तभी इसमें बैलेंस होने के वजह से सोसाइटी में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। लोगों का जो पर्सनालिटी होगा वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल पर्सनालिटी होगा। डीपी मुखर्जी ने इंडिया का यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी के बारे में भी बहुत सारी स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि जो हिंदू और मुस्लिम है इनके बीच में रिलेशन है हमारी इंडियन सोसाइटी में। यहाँ पर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उनके बीच में ह्यूमनिस्टिक और स्पिरिचुअल यूनिटी बजाई है। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है वो देखते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी इस तरीके का यूनिटी हम देखते हैं। जब इस्लामिक रूलर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तब भी लोगों के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टनरशिप थी, लोगों के बीच में अलायंस था, जो हमारे आज के टाइम पे जो यूनिटी देखते हैं उसका एक कारण है। यहाँ पर हमारे इंडिया में आज के टाइम पर हम कल्चरल स्प्रेड बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसके वजह से आज हमारे जो डाइवर्सिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया को जो कल्चर है, ट्रेड के वजह से, ट्रेड रिलेशन यानी कि बिजनेस के वजह से एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं, कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसी तरीके से बाहर का कल्चर भी इंडिया में आ रहा है। इसी ट्रेड के वजह से भी हम आजकल कल्चरल स्प्रेड देखते हैं। यहाँ पर डीपी मुखर्जी के हिसाब से इंडिया का जो सोसाइटी है, इंडियन जो सोसाइटी है, यहाँ पर हम यूनिटी, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसी डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक साथ इकट्ठा रह रहे हैं और यही हमारी सोसाइटी का खासियत है, इंडियन सोसाइटी का खासियत है। यहाँ पर डीपी मुखर्जी ने इंडिया का नेशनल कल्चर के बारे में भी फोकस किया था। नेशनल कल्चर यानी कि यहाँ पर एक टोटली हम एक कल्चर कह सकते हैं इंडिया को। यहाँ पर इंडिया में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन है? इसका सल्यूशन है रीजनरेशन और री इंटरप्रिटेशन। इंडियन कल्चर या फिर सोशल प्रॉब्लम्स हम इंडिया में देखते क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कल्चर को मिस इंटरप्रिट किया जाता है या फिर लोगों को इस तरीके का लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस वजह से डीपी मुखर्जी कहते हैं कि हमें री इंटरप्रिट करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लमेटिक
कहानी हमें बताई जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हम जब देखते हैं तो इसको हमें री इंटरप्रिट करना चाहिए, साथ ही साथ एक नए तरीके का आइडिया का भी जनरेशन हमें करना चाहिए। यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर है उनके जो वैल्यूज़ है इसको डीपी मुखर्जी ओपोज करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत बार बताया जाता है कि हमें बाहर के जो वैल्यूज़ है उसको एडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन डीपी मुखर्जी इसको नकार देते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको रिवेटिलाइज करना चाहिए, यानी कि इसको बचाए रखना चाहिए, साथ ही साथ इसको और भी ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए इंडियन कल्चर को। इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो एक हेल्दी सोसाइटी बना सकती है, और इसी हेल्दी सोसाइटी बनाए रखने के लिए हमें इंडिविजुअल फ्रीडम और क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेडिशन के बीच में एक बैलेंस भी बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर डीपी मुखर्जी ने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है, हम कभी भी इमिटेशन के ज़रिए रियल जेन्युइन मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इंडिया में खासकर इमिटेशन के ज़रिए जेन्युइन मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी है। उनका डर था कि इंडिया में इस तरीके का अगर हम मॉडर्नाइजेशन फॉलो करेंगे, इमिटेट करके मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे तो कल्चरल इंपेरियलिज्म हो जाएगा, यानी कि जो बाहर का कल्चर है वो इंडिया में डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर डीपी मुखर्जी ने मॉडर्नाइजेशन को कहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और कल्चरल पैटर्न को हमें एक्सपांशन करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और इनको आगे बढ़ाते हुए ही हमारे सोसाइटी में प्रोग्रेस लाना चाहिए। यहाँ पर ट्रेडिशन के ऊपर डीपी मुखर्जी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, यानी कि हम ट्रेडिशन के ज़रिए ही सोसाइटी में कॉन्टिन्यूटी ला सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मॉडर्निटी शुड बी डिफाइंड इन रिलेशन टू एंड नॉट इन डिनायल ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि हमें जो मॉडर्निटी है वो जो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, जिस तरीके का ट्रेडिशन हमारा है उसको फॉलो करते ही उसके रिलेशन में ही हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारे सोसाइटी में मॉडर्निटी आ सकती है। हम अगर हमारे नॉर्मल ट्रेडिशन को डिनाई करेंगे तब हमारे सोसाइटी में मॉडर्निटी नहीं आएगी, हमारे कल्चर में बदलाव आ जाएगी, ट्रेडिशन में बदलाव आ जाएगी, लेकिन रियल जो मॉडर्नाइजेशन है वो नहीं आएगी। रियल मॉडर्नाइजेशन के लिए, हमारी सोसाइटी को मॉडर्न बनाने के लिए हमारा जो नॉर्मल ट्रेडिशन है उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए और इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हमने डीपी मुखर्जी की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखी है। यहाँ पर सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ कॉमन आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर डीपी मुखर्जी इंडियन कल्चर को एक बेहतर कल्चर मानते हैं। यहाँ पर जो भी बदलाव है उसको वो नकारते हैं। वो वेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है, वो पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट हो या फिर वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो, इन सारे कॉन्सेप्ट को वो नकार देते हैं। वो इंडिया के कल्चर को यूनिक बनाना चाहते थे और इंडियन कल्चर को ही, इंडियन जो ट्रेडिशन है इसको डेवलपमेंट करके इंडिया में मॉडर्निटी लाने की कोशिश की बात कर रहे थे। यहाँ पर आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को डीपी मुखर्जी के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझा दूं। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास करने में मदद मिलती है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करोगे तब उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।